बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर से बनने वाले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2025 की परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले, पॉलिटिकल साइंस के प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, तो आइए उसी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो क्वेश्चंस पिछले 2-3 वर्षों में कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं। ओके, चले, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। बेसिकली भारत के अधिकतर जो संवैधानिक पद होते हैं, उन सभी संवैधानिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, भले वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता हो, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति ही एक प्रकार से वास्तविक तरीके से करता है नियुक्ति। ठीक है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, और चाहे हाई कोर्ट के जज की बात करें, या हाई कोर्ट के जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, या नियंत्रण महालेखा परीक्षक की बात करें, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, या अन्य ऐसे बड़े पदों की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन माने ऐसा आयोग जो चुनाव करवाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है इनमें से कौन सा कथन? देखिए, निर्वाचन आयुक्तों का निवृत्ति, यानी निवृत्ति माने होता है पदच्युति, यानी कि एक प्रकार से सेवानिवृत्ति, मतलब कि जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। तो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, एक निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और दो इसके सलाह के लिए होते हैं, इसको अन्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो 3 निर्वाचन आयुक्त मुख्य रूप से होते हैं किसी निर्वाचन आयोग में, मतलब भारत के निर्वाचन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। निर्वाचन आयुक्तों का मतलब कि जो निर्वाचन से रिलेटेड जो अधिकारी हैं तीनों, वो उनकी निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि एक व्यक्ति केवल 6 साल तक ही एक प्रकार से निर्वाचन आयोग का जो है आयुक्त बन सकता है। या फिर अगर वो मान लेते हैं कि वो 60 साल पर एक प्रकार से उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो वो 62 साल का होगा तो उसको 2 ही साल तक ही जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी या तो 6 वर्ष या फिर 62 यानी 62 वर्ष, ये एक प्रकार से सेवानिवृत्ति का समय एक प्रकार से है। एक मिनट, निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है इनमें से। देखिए, निर्वाचन आयुक्तों का निवृत्ति काल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष नहीं है, ऐसा नहीं, 5 वर्ष होगा, लगभग 5 वर्ष या कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये आपका गलत हो गया। इसमें क्या है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल यह एक संवैधानिक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, चूंकि इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयुक्तों का वेतन संचित निधि मतलब कि भारत का जो एक राजकोष है वहां से दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, बिल्कुल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रावधान है? महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान में वर्णित है, तो उसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? तो वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। बेसिकली राष्ट्रपति के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग है, लेकिन वही सेम प्रक्रिया इन लोगों के भी फॉलो होती है। तो ये तीनों सही है, पहला ऑप्शन यही गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन यही कह रहा है, मतलब क्वेश्चन की पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का लक्षण है, बताएं। निर्वाचन आयोग का क्या लक्षण है भैया? एक सदस्यीय आयोग, या कार्यपालिका की भुजा, या फिर बहुसदस्यीय आयोग, या फिर आप देखेंगे एकीकृत पिरामिडीय न्याय व्यवस्था का अंग। तो निर्वाचन आयोग का लक्षण होता है बहुसदस्यीय आयोग। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं उसमें?
बताएं। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त जो है उसमें 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं और एक मुख्य, यानी 3 लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण विद्यमान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको आप बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण विद्यमान है, कहाँ पर विद्यमान है भैया? स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में विद्यमान है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरस्तु ने कितने प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है? अरस्तु ने कितने प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है? तो अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक साल में लोकसभा में आप देखेंगे तो कम से कम 3 बार, एक प्रकार से एक वर्ष में कम से कम कितनी बार भैया? एक वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार एक प्रकार से सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में 3 बार, लगभग 3 बार। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित करी जाती हैं कि कितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा की सीटें फिक्स करी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बताएं। तो लोकसभा के लिए चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो लगभग 25 साल लगभग होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का यानी सांसदीय का चुनाव व्यक्ति लड़ सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बन करके रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ये भी प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में। लाला लाजपत राय को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, तो मतलब कि लाला लाजपत राय को एक प्रकार से क्या हुआ था, उनके ऊपर लाठी चलाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बन करके रहेगा। ठीक है, यानी कफन को हमेशा फाड़ता रहेगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र उग्र राष्ट्रवादियों में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 बड़े फेमस थे। तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों का क्या साधन था? ये लोग क्या करते थे? स्वदेशी का अपनाते थे, विदेशी का बहिष्कार करते थे और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे, यानी इनमें से सभी साधनों का प्रयोग करते थे। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज, बताएं। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बताएं। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो की गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी और भी मॉडल पेपर मैं देता रहूंगा। एक रिवीजन क्लास आएगी, तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। भारत में प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता मतलब उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? देखिए, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण में था धार्मिक पुनरुत्थानवाद, यानी धर्म में लगातार एक प्रकार से नवीनता आ रही थी, सांस्कृतिक नवजागरण हो रहा था, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष उत्पन्न हो गया था, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, यानी सभी उपनिवेशों में आप देखेंगे भारतीयों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई, एक प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद के बिना ऐसा संभव नहीं है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कारण भारत में उग्र राष्ट्रीयता को एक प्रकार से बढ़ाने में योगदान देते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? तो क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का कारण क्या था भैया? केंद्रीय संगठन का अभाव, यानी कि कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, ये भी था। ब्रिटिश सरकार की कठोर और दमनकारी नीति, ये भी एक प्रकार से थी। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये सब एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता के कारण में शामिल थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ? देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसके WC बनर्जी और वाइस मतलब की जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। A.O. ह्यूम
कि जो है उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है 1885 के बाद में ये एक प्रकार से 1900 मतलब कि उसमें आप आते-आते आप देखते हैं कुछ समय के बीतने के बाद में ये बंगाल मतलब कि ये एक प्रकार से विभाजन हो जाता है इनका जो है 1905 के आसपास या उसी के आसपास जो है विभाजित हो जाता है बंगाल मतलब कि वो क्या नाम है अ, लाल बाल जो है एक प्रकार से मतलब कि कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कि अलग हो जाते हैं लगभग 15-20 सालों के बाद में ठीक है। ये उग्रवाद और 1905 के बाद से ही आप देखते हैं 1905 अच्छे से आप देखते हैं उग्रवाद और मतलब कि नरम दल और गरम दल कांग्रेस 2 भागों में बँट जाता है। फिर से जाकर के 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो ये 2 गुट बँटे थे गरम दल और नरम दल कांग्रेस के वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरीके से फिर से मिल-जुल करके काम करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और जियोग्राफी ठीक है साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो फटाफट से एसएमएस करेंगे 9161 93 60 62 पर और मात्र 100 रुपीज़ में समस्त कोर्स आपके लिए कर दिया गया है। 100 रुपए में आप जान लीजिए कि एक बड़ा ऑफर आपके लिए है कि मात्र 100 रुपए में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ में और भी पीडीएफ नोट्स आपको कुछ हमारे हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी लोग फटाफट से जॉइन हो जाइएगा, ठीक है। आपको करना क्या है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट्स के नाम आपको एक प्रकार से इसी नंबर पर लिख करके भेज देने हैं 9161 93 60 62 पर और मात्र आपको 100 रुपये पे करके 100 रुपीज़ में ही सारी व्यवस्थाएँ आपके लिए कर दी गई है विथ आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आपको यहाँ इससे बेहतर आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। आप एक प्रकार से बुक लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए उतनी मटेरियल व्यवस्था कर दी जाएगी कि आप आसानी से चीज़ों को समझ करके और बीए में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों की तो बल्ले-बल्ले चूँकि ऑब्जेक्टिव वाले एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से कर सकते हैं चूँकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन्स आप पीडीएफ निकलवा करके इसकी पीडीएफ से उसको क्या बोलते हैं फ़ोटोकॉपी करवा करके आप इसको पढ़ सकते हो। इसका क्वेश्चन पेपर के रूप में उसको हल कर सकते हो, अपने घर पे बैठ करके रिवीजन कर सकते हो। तो आपको सेम वही पैटर्न पर पढ़ना है, ठीक है? आपको पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद में फिर इसका जो पीडीएफ निकलवाएँगे, उसके बाद में पीडीएफ को आपको हल करना है, फिर जो नहीं समझ में आएगा फिर आके वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? आपको मात्र 100 रुपीज़ आपके पास क्या सेंड जैसे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम भेजेंगे, तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से जब भी कोई क्लासेस होंगी या क्लास जो अभी तक हो चुकी है, उन सभी के पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ नोट्स ये सब आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर सब आपको मुहैया करवा दिए जाएँगे मात्र और मात्र 100 रुपए में। इसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो उसके लगभग 15-16 पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ में लगभग तमाम प्रकार की क्लासेस और विभिन्न विश्वविद्यालय के साल पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। यानी एक प्रकार से अब की बार अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर आए और आप पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन अगर पहली बार आपने इंप्रेशन बना लिया, पहली बार में आपका नंबर बहुत बेस्ट आ गया, तो आप 5 सेमेस्टर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आप फटाफट से पहले सेमेस्टर का एक प्रकार से कोर्स में जॉइन होकर के और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, ठीक है? एसएमएस करें फटाफट से, तुरंत एसएमएस करें, अब टाइम बचा नहीं तो देर मत करिए, ठीक है? चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम बताएँ किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो है अनुदेय सदस्य सीमा लगभग और लगभग विधानसभाओं की अनुदेय सदस्य सीमा जो होती है 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। अगला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक क्या होता है? सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के लिए अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ताकि वो अन्य किसी स्थान पर या किसी उसमें ना जाएँ, मतलब कि किसी लाभ के पद पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है भागलपुर जेल के न्याय विचाराधीन कैदियों का मामला। भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों का मामला जो है वो सार्वजनिक हित संरक्षण से रिलेटेड है। सार्वजनिक हित संरक्षण से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों को बदला गया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने पूर्व निर्णयों को कब बदला गया? तो गोकुल नाथ बनाम मतलब कि केरल राज्यवाद में बदला गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है?
तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी, जज की संख्या बढ़ानी है, तो ये भारत की संसद निर्णय करेगी कि कितने जजेस होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का निम्न में से कौन सा निर्णय मौलिक अधिकारों से रिलेटेड नहीं है। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये वाला केस नहीं है। बाकी रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, राष्ट्रपति निर्वाचन का मामला 1974 में आया था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये सब एक प्रकार से जो है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एक प्रकार से निर्णय है। बाकी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य उससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा। तो निर्णय यही रहा, मतलब अनुदार प्रकृति का निर्णय रहा है, अनुदार प्रकृति। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 62 साल तक एक प्रकार से काम कर सकते हैं वो। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं और एक प्रकार से कितनी अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। वर्तमान में कितनी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का एक प्रकार से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से। ब्रिटेन से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दुनिया के किस देश में दोहरी नागरिकता है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। बिल्कुल, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान यही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संविधान यही है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश के संविधान के बारे में यह कहावत लागू होती है। तो अमेरिका के संविधान के बारे में अमेरिका देश में ऐसा लागू होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है, बताएं। तो कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है। अरस्तु माने जाते हैं, अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। संघात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, ये जो पीडीएफ आपको मिलनी है वो पीडीएफ जब अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। संघात्मक शासन का श्रेष्ठतम उदाहरण है अमेरिका। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एकात्मक शासन का प्रमुख देश कौन सा है। तो ब्रिटेन है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे अध्यक्षीय शासन का जो सबसे जबरदस्त नमूना या उदाहरण है वो है अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी होता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हैं तो आप कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में आप अगर वकालत कर चुके हैं तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बताएं। तो किस वाद में किया था उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो केशवानंद भारती में किया था, केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु यानी कि कब वो रिटायरमेंट पाते हैं, 65 साल तक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कुछ लगता है कि भाई हमको पूछना चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछ सकता है जाकर के। अगला क्वेश्चन है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र की जननी किस देश को माना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र की जननी अमेरिका को मानते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार की तरह परिभाषित किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ऐसा कहा था। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में नागरिकों को संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100% आने वाले हैं। तो भारत में नागरिकों को संविधान के द्वारा लगभग 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से आप देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और जो है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब अधिकार प्राप्त है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगला क्वेश्चन से, संविधान के क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएं। संविधान के मतलब राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है किसी भी अपराधी को, राष्ट्रपति फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। तो वो शक्ति जो है उसको कहाँ पर दी गई, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 72 में बताई गई है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। महाधिवक्ता, महान जो है न्यायवादी, सबकी। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आती है? वीटो शक्ति मतलब कि कोई भी कानून का पास करना, कब सिग्नेचर करना, राष्ट्रपति उसको चाहे तो लेट कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो 111 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 111। अगला क्वेश्चन है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे चुनाव होगा, पूरी बातें डिटेल में अनुच्छेद 55 में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा महोदय। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय मतलब होता है कि आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ठीक है, यानी जिनके माता पिता में से कोई भारतीय हो और बाकी मतलब विदेशी हो, तो आंग्ल भारतीयों से 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल मिलाकर के 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? बताएं। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु लगभग 30 साल की होनी चाहिए। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर 30 साल के हैं तभी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री स्वयं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, 1952 में। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार और रूस से मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो भी अपना त्यागपत्र जो होगा भारत के राष्ट्रपति को ही देगा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? बताएं। तो हंटर कमेटी की अगर बात की तो हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। हंटर कमेटी या हंटर कमीशन मतलब हंटर कमेटी बनाई गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच परख के लिए।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगभंग 1905। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या आ रहे हैं? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही फटाफट से बताते रहे, आंसर देते रहे। चले, कांग्रेस के अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उत्तराधिकारी हुआ उग्रवादी। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित कब किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं, इसलिए 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और एक को और बोलते हैं, ठीक है, एक और आपका 1909 वाला, उसको भी एक प्रकार से कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी द्वैध शासन की व्यवस्था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों तक आयोग गठित करने का प्रावधान था? 10 वर्षों तक आयोग गठित करने का प्रावधान था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया था क्या? तो अगस्त 1917 की जो घोषणा थी, इसमें वादा किया गया था कि क्रमिक चरणों में शासन होगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आ चुका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करते हैं? बताएं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करवाते हैं? अनुच्छेद 220 यानी 226 यानी 226 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कितने, मतलब कि कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट कितने हैं? तो वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में कितने हैं भैया? वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो लगभग 25 हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सूत्र न्यायाधीश के द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि किसके द्वारा आवश्यक है? बताएं। तो सत्र न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा जो दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि जो होती है उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सत्र न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो सत्र न्यायालय की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट मतलब जो बचा कुचा अधिकार होता है, वो सब केंद्र के पास चला जाता है, यानी कि जो भी केंद्र सूची और राज्य सूची या समवर्ती सूची बचेगा, वो सब केंद्र सरकारें कानून बनाती है। तो केंद्र सरकार के पास क्या भारत में जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है केंद्र के पास निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का है? बताएं। देश की कुल आबादी का कितना परसेंट आबादी अनुसूचित जनजाति का है? तो 8.6%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है परंतु वास्तव में राज्यों की शक्तियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार था किसका था भैया? पाव एपलीबी का, ठीक है, पॉल एप्पलबी का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मकता का लक्षण है। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मकता का लक्षण होता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। बताएं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण होता है संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और मतलब स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त तीनों। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? समवर्ती सूची में आप देखेंगे 47 विषय शामिल है लगभग में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है? पंजाब में नहीं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व किस शासन व्यवहार में होता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो होता है वो संसदीय शासन पर डिपेंड करता है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है अस्थायी होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा भाई? इसमें से किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी इसका ये होगा, ठीक है। चलिए, उत्तरदायी शासन के नाम से जाना जाता है। उत्तरदायी शासन के नाम से संसदीय शासन प्रणाली को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान में उल्लेख नहीं है, किसका? अमेरिका के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टीज का।
अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस लेखक का है कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर होता है, प्रकार का नहीं? ये प्रोफेसर गार्डन ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये एक जो है बड़े अच्छे राजनीति शास्त्रज्ञ हैं। विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ब्रिटेन एक विकसित, एक प्रकार से श्रेष्ठ उदाहरण है विकसित संविधान का। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचिता कृपलानी या मीरा कुमार? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है भैया? इसमें से दो अधिकार प्राप्त है। एक तो आपका प्राप्त है औपचारिक और विधिक अधिकार भी प्राप्त है, और एक अधिकार प्राप्त है इनको क्यों, कौन सा? संवैधानिक और नाम मात्र का अधिकार भी, यानी दो ये होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दूसरे तरीके से होगा। ए ऑप्शन में होगा खा और घा दोनों, तो यही हो जाएगा खा और घा दोनों। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। हमने बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी के साथ हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बता दिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको मैं तीव्र गति से बताते हुए, और जो मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ाऊंगा उसको मैं समझा करके बताऊंगा। तो डिजिटल बोर्ड पर भी क्लासेस आपकी पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, जिसमें क्वेश्चंस आपके दिखेंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस कब आए हैं। ठीक है, कौन कौन से। ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। हिंदी का भी दे दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू।